स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वराज क्लासेस पे। हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री में मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी को पढ़ रहे थे। आपके यहाँ पे 17वीं से 18वीं लिखा हुआ है, 16वीं से 17वीं चैप्टर आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो मुग़ल को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत और अकबर तक के घटनाक्रम को हम लोग देखे थे। किस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बाबर जीता और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके क्रम में उसके बाद हम लोग बाबर को पढ़े, हुमायूं को पढ़े, किस प्रकार हुमायूं निर्वासित हुआ, फिर पुनः जीत कर मुगल वंश को फिर से स्थापित किया। और उसके बाद अकबर आते हैं और 13 वर्ष की कम उम्र में अकबर किस प्रकार राजगद्दी पे बैठता है। इसके बाद हम लोग आज अलग आने वाले राजवंशों को, अलग आने वाले राजाओं को देखेंगे। लास्ट की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े, बाबर और इब्राहिम लोदी का लड़ाई, शॉर्ट में चलेंगे। पानीपत प्रथम बैटल लड़ाई 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीतता है और किसका, मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद बाबर राजगद्दी पे बैठता है, मुगल की स्थापना करता है। उसके पुत्र हुमायूं आते हैं और उसके बाद आगे। तो कल हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए थे, किस प्रकार मुगल का नामांकन होता है, माता की ओर से चंगेज़ खान और पिता की ओर से तैमूर। और मुगल अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, तैमूरी कहलाना पसंद करते थे। इसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। उसके बाद हम लोग बाबर के बारे में देखे थे, किस प्रकार खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है, दो युद्ध बाबर जीतता है और आगे बढ़ता है। सबसे पहले बाबर बारूद और तोप का इस्तेमाल भारत में करता है, व्यापक रूप से करता है। इसको भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, बस इसका रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आज इस टॉपिक को ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद हम हुमायूं के बारे में देखे थे। हुमायूं 3 पर युद्ध लड़ता है। एक चौसा का युद्ध में शेरशाह से हारता है, दूसरा कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच, उसमें भी हारता है और उसका निर्वासित होता है। यहाँ पर निर्वासित भारत छोड़ देता है, भारत छोड़ देता है। कहाँ चला जाता है, ईरान चला जाता है। देखिए आप, ईरान चला जाता है और फिर 15 वर्ष के बाद वो आता है सरहिंद के युद्ध में, सिकंदर सूरी को हराता है 1555 में और पुनः मुग़ल साम्राज्य को स्थित करता है। मुग़ल साम्राज्य में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है। लेकिन हुमायूं के साथ थोड़ा सा दिक्कत क्या था कि उसके भाई उस पर महत्वाकांक्षा पर हावी हो रहे थे, इसलिए अच्छे तरीके से वो शासन नहीं कर पाता है और दिल्ली में एक पुस्तकालय, दीनपला पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद 13 वर्ष का बालक अकबर गद्दी पर बैठता है, शासन करता है और उसके संरक्षण में बैरम खान जी होते। आपसे कई बार पूछता है कितने वर्ष की आयु में, क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु में अकबर राजा बनता है। तो आपका आंसर होगा 13 वर्ष। और इसके संरक्षक कौन थे, संरक्षक थे बैरम खान, बैरम खां। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि कब अकबर राजा बना था 13 वर्ष की आयु में। तो आप लिखेंगे राजा बनता है 14 फरवरी 1556 में। उस वक्त अकबर था कहाँ, अकबर का स्थान था, सबको नोट डाउन करना है आपको, कालानौर। अभी कालानौर कहाँ पे है, गुरदासपुर में, गुरदासपुर कहाँ है, पंजाब में। इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये ज़रूर है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट स्थान में कालानौर इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़े। और आपको एक जान के हैरानी कि जिससे अकबर राजगद्दी बैठता है और उस सबसे पहले वो पानीपत के द्वितीय युद्ध में जाता है, हेमू के साथ लड़ाई होता है। संरक्षक कौन थे, संरक्षक थे बैरम खान। तो अकबर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो
अकबर के बाद जहांगीर का शासन आता है, जो जहांगीर कला और न्याय के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। जहांगीर कला और न्याय के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो अकबर के बाद हम लोग जहांगीर पे आएंगे। जहांगीर पे, अब जहांगीर में जानिए मुग़ल साम्राज्य के चौथे थे। फोर्थ पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, फोर्थ नंबर पे जहांगीर। जहांगीर फोर्थ नंबर पे राजा बना। और कब राजा बनता है इन्होंने, ये 1605 से लेकर 1627 तक शासन करता है भारत पे। तो इसका शासनकाल अगर आप जहांगीर के बारे में लिखिएगा तो ऐसे लिखिए, बचपन का नाम सलीम था। शासन कितना था टाइम तक करता है, शासन करता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। अकबर इनको बचपन में शेखू बाबा के नाम से इन प्रसिद्ध थे। और जहांगीर जो था कला और न्याय में बहुत ज़्यादा ही संलिप्तता था और उन्हें तरह तरह का काम भी किए थे। तो देखते हैं अकबर के न्याय अभियानों, अकबर ने सैन्य अभियान जारी रखा। मेवाड़ की सिसोदिया शासक अमर सिंह की अधीनता स्वीकार की। वह न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध हुआ। अब न्याय की जंजीर है क्या, ये न्याय की जंजीर क्या है इसको जानेंगे। न्याय का जंजीर क्या था, उन्होंने आगरा के किले के पास शाह बुर्ज और यमुना तट के किनारे एक पत्थर बना दिया था। क्या कर दिया था, इसको रफ कर मिटाते हैं। उन्होंने आगरा का किला के पास, आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना नदी के तट पर स्थित एक पत्थर के खंभे के बीच 60 घंटियों वाली एक सोने की एक लंबी जंजीर बांधी थी। घंटी वाली सोने की एक लंबी जंजीर बांधी थी, जंजीर बंधवा दी। इसी को हम लोग कहते हैं न्याय की जंजीर बंधवाई थी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्याय की जंजीर कहा गया। तो आपसे अगर कोई पूछे न्याय का जंजीर क्या है, तो आप बताएंगे कि न्याय का जंजीर था कि जहांगीर ने 60 घंटी वाली एक घंटी लगाया था जो सोने की जंजीर में बंधा हुआ था। इसी को न्याय का जंजीर कहते हैं। कहाँ था, तो आगरे के किले के शाह बुर्ज और यमुना नदी के तट पे था। मुगल चित्रकला के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मुगल कला का जो चित्रकला था सबसे अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा इसी टाइम पे। इसको चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं, चित्रकला का इसको स्वर्णकाल भी कहते हैं। उनकी पत्नी नूरजहां का प्रशासन पर गहरा प्रभाव था। उनके नाम से सिक्के भी जारी किए थे। नूरजहां का मतलब क्या होता है, नूरजहां को लोग नूरजहां में एक बात आता है, नूरजहां को एक उपाधि दिया गया था जिसको संसार की रोशनी कहा जाता था। नूरजहां को संसार की रोशनी कहा जाता था। ये हमारे जहांगीर पे है। और अन्य बात भी जहांगीर पे इतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जहांगीर, अगर समझ गए उसके आगे हम लोग जानते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का वास्तुकला का स्वर्ण युग, इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या इसमें बारे में बताया गया है। तो शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया था। क्यों कहा गया था इसको हम लोग इस भाग में समझेंगे, लेकिन समझने से पहले शाहजहां के बारे में थोड़ा सा हम लोग लेते हैं। शाहजहां 5वां सम्राट था। कब से कब तक था, 1628 से 1658 ईस्वी तक ये भारत पे शासन किया। मुगल साम्राज्य के शासक बन के रहा। इसके युग को
संस्कृति या वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया था। यहाँ पे देख रहे हैं वास्तुकला का स्वर्ण युग इनके बचपन का नाम पूछता है। बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम, बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और अब देखिए, दक्कन के सैन्य अभियान में सफल रहे, अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। उनका काल मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। मुगल स्थापत्य कला का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। प्रमुख निर्माण में इन्होंने ताजमहल, लाल किला दिल्ली में, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस भी कहा जाता है, इसको बनवाया था। इसलिए इसी काल कारण के लिए इनको क्या कहा जाता है? वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब ताजमहल के बारे में जाने। ताजमहल है कहाँ? ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा में। ताजमहल बनाया क्यों गया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसको दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल अभी भी स्थित है। उसका लाल किला दिल्ली। ये क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया था? ये सब कौन बनवाए थे? शाहजहां बनवाए थे। उसके बाद जामा मस्जिद, अभी भी जामा मस्जिद आप कभी जाएं दिल्ली तो लाल किला घूमेंगे। लाल किला के पास में ही जामा मस्जिद है। लाल किला के पास में ही जामा मस्जिद है। यहाँ लिख देते हैं लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। जब लाल किला देखेंगे उसी के बगल में जामा मस्जिद भी है, पुरानी दिल्ली में है। और तख्ते ताउस, ये इम्पोर्टेंट, तख्ते ताउस इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। इसको भी बनवाया था। इसमें कहा जाता है बेहतरीन हीरे जड़े हुए थे, मतलब कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, पूरे में बहुत कीमती था, सोने चांदी से बिल्कुल बना हुआ था। और तख्त ताउस बनाया था। इसको नादिर शाह लूट के ले गया ईरान। कभी कभी पूछा जाता है तख्त ताउस को कौन लूट के ले गया? तो नादिर शाह का भारत पे आक्रमण होता है और तख्त ताउस को लूट कर ईरान लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वास्तुकला का विशेष उदाहरण है। शाहजहां वास्तुकला और वास्तुकला के स्वर्णयुग का था। अब क्या होता है, शाहजहां के बाद जब शाहजहां का आखिरी टाइम चल रहा होता है, मतलब लास्ट टाइम पे चलते हैं, उस टाइम पे शाहजहां के पुत्रों के बीच अंतर्द्वंद चलता है, विरोध चलता है और खूब ज़्यादा ही मारकाट होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, अंतिम वर्षों में बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का खूनी संघर्ष हुआ। बहुत ज़्यादा ही विवादित रहा, बहुत ज़्यादा ही आपस में लड़ते रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, औरंगजेब गद्दी पे बैठता है। चुनौतियों के सामना करते हुए औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य के राजा बन के उभरता है, मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है। और मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पे बैठने के बाद मुग़ल साम्राज्य का जो सबसे बेहतर काल था, उसका पतन अब शुरू होते हुए आपको नज़र आएगा। इसके बाद औरंगजेब के बाद कोई ऐसे शासक नहीं आए जो लंबे समय तक मुग़ल साम्राज्य को बचा पाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब का शासनकाल औरंगजेब का शासनकाल था, कब से कब तक था? 1658 से 1707 तक। 1707 तक औरंगजेब का शासन था। लगभग 49-50 वर्ष से शासन किया और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया। मुग़ल साम्राज्य की भौगोलिक सीमा को चरम पर, भौगोलिक सीमा मतलब मुग़ल साम्राज्य का जो विस्तार था उसको अपने समय में बहुत चरम पे पहुँचाया, टॉप पे पहुँचाया। और इसके जीवन शैली के लिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर। तो पूछा जा सकता है कि जिंदा पीर किस शासक को कहा गया? तो आप बताएंगे मुग़ल शासक के औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया।
देखते हैं इसमें चुनौतियां और संघर्ष क्या कह रहा है। मुगल साम्राज्य के भौगोलिक रूप को अपने सबसे बड़े आकार में पहुंचाया। दक्षिण भारत बीजापुर गोलकुंडा के विजय में लंबा समय संसाधन खर्च हुए। विद्रोह मराठा शिवाजी सिखों जाटों सबसे इनका विद्रोह हुआ। उनकी धार्मिक कट्टरता और दक्षिण में लंबी लड़ाइयाँ साम्राज्य की नींव कमजोर हुई कर दी और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। क्या हुआ, इतना ज़्यादा लंबा संघर्ष हुआ, इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ कि जो संसाधन जमा था, जो राजकोष में धन बचा हुआ था, धीरे धीरे कम होते चल गया। किसी भी राज्य की सत्ता को चलाने के लिए वहाँ का धन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। साम्राज्य को चलाने के लिए अगर धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, संसाधन का अभाव है, तो ओवरऑल धीरे धीरे उस साम्राज्य का पतन होना निश्चित है। आप सोच सकते हैं कि मुगल साम्राज्य अपने चरम पे पहुंचा, सब विस्तार किया, सब कुछ जीता, लेकिन जो धन संचय था राजकोष में था, राजकोष का घाटा शुरू हुआ, जिसके कारण ये औरंगजेब के बाद ये शासन धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा, धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। और इसकी कई धार्मिक नीतियाँ भी थी, जैसे जजिया कर लगाया, प्रतिबंध लगाया। जजिया कर का मतलब होता है कि जिस कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था कि गैर मुस्लिमों को जजिया कर देना पड़ता था अपने मंदिर जाने के लिए, अपने तीर्थ स्थान जाने के लिए। जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको जानना चाहिए। जजिया कर क्या है? गैर मुस्लिम को कर देना पड़ता। गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं होते थे, उसको कर देना पड़ता था, गैर मुस्लिमों को कर देना पड़ता था, यही था जजिया कर। तो ये औरंगजेब के बारे में रहा, और इनके बारे में मुगल साम्राज्य के और भी चीज़, प्रशासनिक शक्ति के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ, आपका लाइक और कमेंट अप्रिशिएट करता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती से खड़ा करने के लिए बढ़ावा देता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुग़ल की मनसबदारी प्रथा, मुग़ल का प्रशासन को पढ़ेंगे, जब्त और जमींदारी व्यवस्था को देखेंगे, धार्मिक और आर्थिक साहित्यिक विरासत को हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो एक बार हम लोग बुक की ओर चलेंगे। बुक में जो जो चीज़ बताया गया है उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, जिससे ओवरऑल आपका इस चैप्टर पूरी तरीके से समझ के और ख़त्म हो जाए। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रहें। पुनः नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मुग़ल साम्राज्य की अन्य भौगोलिक चीज़ों के बारे में, उनके सैन्य अभियानों के लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे उसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।